बिजली के लिए तरसा करते लोग। और नौकरियों में भ्रष्टाचार था हमेशा से, बड़ी बड़ी नौकरियां भी बेची जा कर दी। सब बड़े बड़े घरानों के बच्चे सब इंस्पेक्टर डीएसपी लगा करते, एचसीएस लगा करते। विधायकों की नहीं चलती, ये जो बीजेपी के पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष हो गए और हो गए सारे जो पदाधिकारी, किसी की चलती है, एक जे ही नहीं मानता इनकी बिल्कुल भी। जी मैं हूँ किसान जी। हम पहले ही विरोध करते थे, अब भी करेंगे। क्या अच्छा कर रही है बीजेपी? विकास की नौकरियां बिना भेदभाव के दिए, बिना खर्चे पर्ची के। जी। लाइट बढ़िया ठीक देने लग रही सारा जी। कर्मचारियों के लिए इस सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। हाँ, मतलब हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी धरनों पर बैठे हुए हैं। जिताई ताई क्या समस्या है? बंदरों की सफाई। बंदरों की समस्या है, तो क्या कभी समाधान करवाने की बात कही, कोशिश की? टपा जो डर लगा। जी। तभी तो कह रहे नहीं, धरातल पे काम नहीं हुए। कह रहे बीजेपी ने तो काम करवाए, लेकिन विधायक की कोई काम को नहीं हुए जी। शिक्षा नीति पे भी कुछ काम नहीं हुआ। ताई विधायक ने एमएलए ने काम करवाए हैं? खूब करा दिए। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है बीजेपी के दावेदार? नहीं, एक भी जी एमएलए एमपी कौन चाल दी है, तो एक कैंडिडेट हैं। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है? मजबूत तो सारे हैं जी, टिकट लिया हुआ वही मजबूत सा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम टिकट के दावेदारों में आज हम चर्चा करेंगे बरवाला विधानसभा क्षेत्र की। आज हम आपको बताएंगे कि बरवाला विधानसभा क्षेत्र से कौन से वो बड़े नेता है, कौन से वो चेहरे हैं जो बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार। इसके अलावा आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के क्या कुछ समीकरण रहे थे, किसने किसको मात दी थी, किसके सिर पर चौधर का ताज सजा था, और 2014 में क्या रहा था, 2009 में क्या रहा था, और 2024 के लोकसभा चुनाव का अब 2024 के विधानसभा चुनाव के ऊपर क्या कुछ समीकरण रहेगा। तमाम बरवाला की जनता आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मौजूद है। जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा के इस खास कार्यक्रम में। आइए अब हम चर्चा करते हैं 2019 के चुनाव परिणाम की। 2019 का जो चुनाव परिणाम रहा था, यहां से जेजेपी पार्टी के जोगीराम सिहाग ने जीत हासिल की थी। उनको 45,868 वोट मिले थे और उन्होंने बीजेपी के सुरेंद्र पुनिया को हराया था। सुरेंद्र पुनिया को 41,960 वोट मिले थे। 3,908 वोटों से उनकी हार हुई थी। वही अगर हम बात कर रहे निर्दलीय उम्मीदवार की, तो तीसरे स्थान पे निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे रामनिवास घोड़ेला। उनको 17,471 वोट मिले थे। वहीं अगर हम चौथे स्थान की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र गंगवा रहे थे। उनको केवल 8,830 वोट मिले थे। और वहीं बीएसपी की तरफ से सुभाष धांसू यहां से चुनाव लड़े थे। उनको 3,768 वोट मिले थे। और निर्दलीय उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो सत्यवीर लाडवा ने चुनाव लड़ा था। उनको 2,083 वोट मिले थे। उसके अलावा अगर हम आईएनएलडी की बात करें तो आईएनएलडी की तरफ से रघुविंदर खोखा ने चुनाव लड़ा था और उनको केवल 694 वोट मिले थे। आइए अब आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। 2014 में आईएनएलडी के वेद नारंग ने बीजेपी के सुरेंद्र पुनिया को 10,261 वोटों से हराया था। वहीं अगर थोड़ा सा और पीछे की बात करें तो 2009 में कांग्रेस के रामनिवास घोड़ेला ने आईएनएलडी की शीला भ्याण को 9,396 वोटों से हराया था। तो इस प्रकार बरवाला विधानसभा क्षेत्र का ये समीकरण रहता है। और अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 11,657 वोटों से बीजेपी की जीत हुई है। जो शुरुआती रुझान अभी सामने निकल के आ रहे हैं उससे यह साफ जाहिर होता है कि बरवाला में बीजेपी मजबूत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 11,657 वोटों से जीत हुई है। हालांकि अगर हम यहाँ के जातीय समीकरणों की बात करें तो अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं वो करीब 48,000 हैं। अगर ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो करीब 85,000 उनकी आबादी है। और शहरी मतदाताओं की बात करें तो करीब 1,07,000 यहाँ के शहरी मतदाता हैं। वहीं अगर हम यहाँ की खास बात का जिक्र करें तो यहाँ से कोई भी विधायक अभी तक दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया है। तो बरवाला विधानसभा क्षेत्र की कुल जो आबादी है वो करीब 1,92,000 है। तमाम लोग आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बीजेपी के, जेजेपी के, इनेलो के और कांग्रेस पार्टी के तमाम
टिकट के दावेदारों के नामों पर चर्चा करने से पहले हम इन लोगों की जुबानी जानना चाहेंगे कि आखिरकार बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कितना विकास करवाया है और यहाँ की क्या कुछ समस्या है। एक एक करके लोगों की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, बरवाला की अगर हम बात करें तो क्या समस्या आपको मुख्य लगती है? मैंने समस्या सीवर की थी सर। सीवर की है? हाँ जी। अब कुछ सोल्व हुई थोड़ी थोड़ी, अब समाधान हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें विकास की तो बीजेपी ने विकास के काम कितने करवाए? कोई विकास का काम नहीं करवा। बाबूजी, बरवाला में समस्या क्या है? आप तो ठीक से कुछ नहीं कम दे। जी, आपको क्या लगता है क्या समस्या है? सभी जन त्राई त्राई मान कर रहा है जी। बिजली से, पानी से सब्सिडीकरण नहीं हो पाया अभी तक। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ठीक काम कर रहा है बीजेपी। बीजेपी अच्छे काम कर रही है। अच्छे कर रही है, ठीक। जी, क्या क्या अच्छा कर रही है बीजेपी? विकास की नौकरियां बिना भेदभाव के दिए, बिना खर्चे पर्ची के। जी। लाइट बढ़िया ठीक देने लग रही सारा जी। जी जी, आपको क्या लगता है बीजेपी ने कितने काम करवाए हैं बरवाला विधानसभा क्षेत्र में, या फिर बरवाला की जनता जो है अब की बार बदलाव चाहेगी? देखिए, पहली बात तो यहाँ बीजेपी का विधायक नहीं है, जेजेपी का विधायक है जी। और जेजेपी सरकार में थी अपने साथ में अभी हरियाणा जी। तो अभी मेरा ये मानना है मौजूदा जो एमएलए होता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है जी। अगर वो सरकार के साथ अच्छे से तालमेल बना के रखे, बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन था वो बहुत कुछ करवा सकता है। उसकी नीयत और नीति पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऊपर से बहुत सारा पैसा आया है, लेकिन कहीं ना कहीं एमएलए की अनभिज्ञता या एमएलए भी उसमें शामिल रहा है, तो वो उतना अच्छा विकास नहीं हो पाया जितना बीजेपी चाह रही थी। बीजेपी ने तो ऑल ओवर देखे थे पूरे हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया। वही सभी काम में जो सभी स्कीम थी, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, बिजली के लिए तरसा करते लोग, और नौकरियों में भ्रष्टाचार था हमेशा से। बड़ी बड़ी नौकरियां भी बेची जा कर दी। सब बड़े बड़े घरानों के बच्चे सब इंस्पेक्टर डीएसपी लगा करते, एचसीएस लगा करते। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं धरातल पे, बहुत पढ़े लिखे बच्चे नौकरी लगने लगे। जी, पढ़े लिखे गरीबों के बच्चे नौकरी लगे। क्या लगता है बीजेपी ने काम करवाए हैं? कुछ काम नहीं कराया जी, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। विधायकों की नहीं चलती, ये जो बीजेपी के पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष हो गए और हो गए, सारे जो पदाधिकारी किसी की नहीं चलती है। एक जय नहीं मानता इनकी बिल्कुल भी। कोई बरवाड़ा में विकास कार्य नहीं हुए। कोई सीवरेज का मामला था, देख लो, सड़क 2 साल तक पड़ी रही जी। ई बनी है, या जो इलेक्शन सिर पे आगे नहीं, एक दिखावा करने खातिर हमने काम करे हैं जी। बरवाड़ा में तो जी ये जो बीजेपी, मैं खुद बीजेपी को वोट दिए थे जी, कुछ काम नहीं हुआ किसी प्रकार का। जी, बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन इनका कहना है कि काम नहीं हुए। क्या लगता है काम हुए? समस्याओं का समाधान हुआ? कुछ समाधान नहीं हुआ सब। ये सरकार हरियाणा सरकार से नहीं चलती, ये ऊपर गुजरात रोबी की सरकार मानी जाती है। तो वहाँ से ऊपर से फैसला आता है। ये इधर से कोई एमएलए हो, मंत्री हो या कोई मिनिस्टर हो, कोई यहाँ का कोई भी एमएलए मंत्री अपना खुद का फैसला नहीं ले सकता है। यहाँ से ऊपर से गुजरात लॉबी का जो फैसला आता है उसका निवारण करते हैं, लेकिन उसका निवारण करते हैं। जी, क्या लगता है काम करवाए हैं या फिर ऐसे ही हवाई बातें हैं? जी, मैं हूँ किसान जी। और बीजेपी के ने बहुत विरोध किया किसानों का। आपने देखा होगा दिल्ली में भी हमने बहुत लटकाया है, पुलिस ने, हमारे पास भी केस है, हमारे लोग अब भी अंदर पड़े हैं। हम पहले ही विरोध करते थे, अब भी करेंगे। अब भी करेंगे। जी, क्या लगता है क्या रहेगा बीजेपी का? विकास के दावों में कितनी सच्चाई है? मैं तो एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ जी। कर्मचारियों के लिए इस सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? हाँ, मतलब हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी धरनों पर बैठे हुए हैं। जी, बरवाला में समस्याओं की बात करें तो समस्या क्या लगती है? समस्या सीवर की समस्या सबसे बड़ी समस्या है जी। और जी, ये जो आवारा पशु है इनकी बहुत समस्या है जी। ताई क्या समस्या है? बंदरों की है भाई, बंदरों की समस्या है। तो क्या कभी समाधान करवाने की बात कही, कोशिश की? टपा जो डर लगा। जी जी, आपको क्या लगता है बरवाला में क्या समस्या है? कोई समस्या आपको नजर आती है? हाँ जी। असल में मैं आपको एक बरवाला का नागरिक होने के साथ साथ में एक पत्रकार होने के नाते भी बरवाला की एक पहचान बताना चाहता हूं। जैसा कि लोगों ने अभी बताया, अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या जो है सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी की है, जिसको लेकर के अभी देखा जाए, जिस हिसाब से बरवाला के अंदर एक सिर्फ मेन रोड की सड़क का जो कार्य किया गया है, उसके अलावा अगर आप बरवाला शहर के अन्य वार्डों और गलियों में जा कर के देखेंगे ना, तो जहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। चाहे कितनी भी सरकारें आई हैं और गई हैं, कितने विधायक एमपी जो बने हैं,
वो विकास का दावा करते हैं, लेकिन फिलहाल उन वार्डों और गलियों के अंदर जो स्थिति है आज भी जस की तस खड़ी है। जी, आपको क्या लगता है बीजेपी ने काम करवाए हैं? बीजेपी ने काम नहीं करवाया सर, नहीं करवाए, बिल्कुल भी नहीं। जी, बीजेपी के बारे में हमने जानने की कोशिश की। एक और सवाल ले लेते हैं कि वर्तमान विधायक जेजेपी से जो विधायक है उन्होंने काम करवाए हैं? कुछ करवाए हैं। कुछ करवाए विधायक ने। हाँ जी जी, पूरा ज़्यादा पशुओं का बोलबाला पशुओं की समस्या। जी जी, काम करवाए हैं? ना जी, कोई खास काम जी ना जी, विधायक का तो तभी तो कह रहे नहीं, धरातल पे काम नहीं हुए। कह रहे बीजेपी ने तो काम करवाए, लेकिन विधायक की अगर विधायक की कमी रही है। जी, कोई काम को नहीं होया जी। शिक्षा नीति पे भी कुछ काम नहीं होया जिससे घर परिवार का विकास हुआ है, देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ है। किसी प्रकार का कोई समाधान को नहीं हुआ जी। बसा में इतनी भीड़ हुआ है, एक यहाँ अध्यापक हों, लेक्चरर हों, तो यहीं के यहीं बच्चे पढ़ लें। 20 किलोमीटर से आवा है, जैसे खेड़ी चौपटा से भी आवा है, पनियारी से भी आवा है, इस साइड से आवा है जी। यहाँ कुछ काम नहीं हुआ जी। सीवरेज का भी नहीं, बुरा हाल था जी। जी, बुरा हाल था जी। विधायक ने काम करवाए हैं? कोई काम नहीं करवाया सर। जी नहीं जी, कोई काम नहीं करवाया। जी नहीं जी, नहीं, कोई इसने अच्छे काम नहीं करवाए भाई इस बरवाला के अंदर। तभी विधायक ने एमएलए ने काम करवाए हैं? खूब करा दिए। खूब करवा दिए। जी, क्या लगता है? देखिए, कुछ काम विधायक ने अपने सिरे पे जो काम बन सकते थे वो करवाए भी हैं, और फिलहाल अभी कुछ योजनाएं जो हैं, मैं अगर धरातल पे बात करूं तो आपको पता है आजकल देखा जाए एक सीजन का समय है, चुनावी वक्त है, नारियल फोड़े जा रहे हैं और उद्घाटन पे उद्घाटन किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए जो समस्याएं हैं बरवाला के अंदर, उन क्षेत्रों के अंदर जाकर के लोगों की समस्या सुनने की बजाय वो सिर्फ अन्य अपनी योजनाओं को लेकर के, पार्टी का प्रचार को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं सिर्फ। अभी तक तो यही काम चल रहे हैं, लेकिन देखा जाए जिस हिसाब से जो सबसे बड़ी समस्या अभी बताई गई है भाई, एक तो सीवरेज की और बरसाती पानी की निकासी के साथ साथ में बिजली की भी समस्या है। अधिकांश किसानों के पास में जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है, उनकी अगर हम बात करें तो आज तक वो लोग किसान वंचित है। जी, क्या लगता है विधायक ने काम करवाए हैं? कुछ नहीं करवाया जी। इलेक्शन में तो दिखा है, बढ़िया पास हो नहीं दिखता हमने कुछ। जी, देखिए तमाम लोगों की जुबानी हमने आपको सुना। पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बरवाला विधानसभा क्षेत्र को आप किस प्रकार से देखते हैं। प्रदीप जी, तमाम लोगों की जुबानी भी सुना, और अगर हम पॉलिटिकल इतिहास की बात करें तो अभी तक कोई भी विधायक यहाँ से चुनाव जीत नहीं पाया दोबारा, तो क्या अब की बार इतिहास बदलेगा? अजय जी, देखिए, लगता नहीं कि इतिहास बदलेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो एक भावना प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि विधायक जननायक जनता पार्टी की थे, 4.5 साल तक वो सत्ता में भागीदार थे जी, तो वो ये भी बहाना नहीं कर सकते कि मैं सत्ता में नहीं था या विपक्ष में था। वो सत्ता में भागीदार थे, चेयरमैन भी रहे जी, और उसके बावजूद भी जैसे लोगों की जो एक भावना है कि यहाँ पे बरवाला में कोई विकास के काम नहीं हुए जी, और तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो इतिहास बदलेगा। अब भी वही बात लग रही है। और जहाँ तक बात है कामों की, उन सब चीज़ों के लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, और जब तक लोग स्वयं जागरूक होकर के अपने प्रतिनिधि को मजबूर नहीं करेंगे काम करने के लिए, तब तक कोई भी प्रतिनिधि कोई पीड़ा नहीं उठाएगा। मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों के स्वयं के जागरूक होने की है, तभी जाकर के उनकी समस्याओं का हल हो सकता है। जी बिल्कुल, तभी जाकर उनकी समस्याओं का हल हो सकता है। आइए अब उसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, उसी बात का जिक्र करते हैं जिसका तमाम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के टिकट के दावेदारों की। पूरा बरवाला विधानसभा क्षेत्र जानना चाहता है कि अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में कौन से वो बड़े चेहरे हैं, कौन से वो नेता हैं जो 2024 के विधानसभा चुनाव में बरवाला विधानसभा क्षेत्र से अब की बार टिकट की दौड़ में शामिल है या फिर अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। टिकट किसे मिलेगी, मजबूत कौन है, तमाम लोगों की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया, उस सर्वे के अंदर जो टिकट के दावेदारों में नाम सामने आए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर हम बात करें पहले नाम की या वर्तमान विधायक की, हालांकि वर्तमान विधायक जेजेपी के हैं सुरेंद्र जोगीराम सिहाग जी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों में देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पहला जो नाम आता है वो वर्तमान
जेजेपी के जो विधायक हैं जोगीराम सिहाग कहता है वो बरवाला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट के दावेदारों में प्रबल रूप से शामिल है। वहीं अगर हम बात करें उसके बाद अगले नाम की सुरेंद्र पुनिया की, सुरेंद्र पुनिया भाजपा के प्रदेश महामंत्री है। हालांकि उनकी तरफ से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर रखा। अब की बार वो पूरे हरियाणा में संगठन के कार्य को देख रहे हैं। हालांकि वो चुनाव लड़े थे, कुछ मार्जिन से वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, जनता के बीच में रहते थे, जनता की समस्याओं का समाधान करने की हमेशा कोशिश करते थे, अब भी कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो अब की बार चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव पार्टी की तरफ से लड़वाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें टिकट के अगले दावेदार की तो वेद प्रकाश नारंग यहां से टिकट के दावेदार हैं। पूर्व विधायक रहे हैं आईएनएलडी से और अब की बार बरवाला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर दाव आजमाना चाहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अनीता कुंडू की, जी हाँ, अनीता कुंडू एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हालांकि खुलकर जो है उनकी तरफ से बीजेपी का ज्यादा सा प्रचार नहीं किया गया, लेकिन वो अब की बार इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर दाव आजमाना चाहती है। हमेशा लोगों के बीच में रहती है और जिस एक आम अंदाज में, जिस एक साधारण से घर में जन्म लेकर वो लगातार बुलंदियों को छू रही है, पूरे हिंदुस्तान में भारत का नाम रोशन कर रही है, उससे लगता है कि वो इन टिकट के दावेदारों में मजबूत रहेगी। हालांकि टिकट किसे मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम टिकट के दावेदारों की बात करें तो रणधीर सिंह धीरू, जी हाँ, रणधीर सिंह धीरू भी यहां से टिकट के दावेदार हैं। भाजपा सचिव है हिसार में। और वहीं सविटी बुरा, जी हाँ, ओलंपिक पदक विजेता है, खिलाड़ी हैं और खेलों के क्षेत्र में पूरे देश का नाम रोशन किया है। सविटी बुरा भी यहां से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। और वहीं दर्शन गिरी वर्तमान जिला पार्षद है, वो भी यहां से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। तमाम लोग आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नाम बीजेपी के टिकट के दावेदारों में शामिल है, इनमें से मजबूत चेहरा बीजेपी की तरफ से कौन है? बाबूजी क्या लगता है, कौन मजबूत चेहरा है, कौन यहाँ से बीजेपी का कमल खिला सकता है? कुछ नहीं कह सकते, मजबूत जी, सभी मजबूत है। सभी मजबूत है जी, बीजेपी के ये सभी मजबूत है। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है? कोई लगता है या नहीं? वैसे अपनी जगह पे तो सारे हैं जी, लेकिन हाई कमान ने कहेगा ना जी, तो हाई कमान से फिर भी आपको पता है ये तो बंधे हुए हाथ है जी। क्या लगता है कौन मजबूत चेहरा है? अनीता कुंडू जी। अनीता कुंडू। क्यों लगती है आपको अनीता कुंडू मजबूत? जो कहे वही काम करके दिखाओ जी, सही जी, नीतियों से जुटी नीतियों से। आपको क्या लगता है कौन मजबूत रहेगा बीजेपी के टिकट के दावेदार में? आपने जो नाम पढ़े इनमें से तो सबसे मजबूत मुझे अनीता कुंडू लगी, क्योंकि उनकी छवि और उनका संघर्ष जीवन का, जो 12 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद जिस बेटी ने खेती क्यारी करी हो, मजदूरी करी हो, अपने डांगर पशु पाले हो, दूध बेचा हो, अपनी बीमार माँ का हौसला बढ़ाया हो, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया हो, खुद भी कामयाब हुई, और जिसने इतना संघर्ष किया और खेल भी इतना खतरनाक खेला, उसको यहाँ स्पॉन्सर भी नहीं मिले, सरकारों ने भी सहयोग नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बोलना सीखा और अपने वक्तव्य रख के, अपने मोटिवेशनल स्पीकर बन के, एक प्रेरक वक्ता बन के पूरे देश भर में जिसने प्रोग्राम किए, और 15 साल से ही आप देख रहे हैं जहां भी जितना भी उसको मौका मिला वो समाज में गई है। लेकिन आपने कहा कि अनीता कुंडू मजबूत है, सरकारों ने उनका सहयोग नहीं किया, तो फिर भला सरकारों के पास वो क्यों जाना चाहती है, क्यों राजनीति में आना चाहती है? नहीं, हम अगर सरकार को या राजनीति को गंदा कहेंगे और अच्छे लोग इसमें नहीं आएंगे, मैं तो अच्छे लोगों की गलती मानता हूँ। अच्छे लोग जब तक दूर रहेंगे तो वो उनकी ज़्यादा गलती है जी, तो उनकी ज़्यादा गलती। आपको क्या लगता है कौन मजबूत है बीजेपी के दावेदार? मनी एक बीजी MLA MP कुंचाल दी है तो एक कैंडिडेट हैं, कटरे के कहे बड़े काम को नहीं होंगे, किसी बिजली मंत्री के होंगे नहीं, किसी MP के होंगे नहीं, ये कर सके जी, कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल जीरो सर जी। क्या लगता है बीजेपी की तरफ से कौन मजबूत दावेदार है? मेरी नज़र में कोई नहीं है इनमें जी, जरा आगे आइए। मेरी नज़र में इनमें कोई नहीं बीजेपी का दावेदार, ये तो बस ऐसे ही ढकोसला, पता नहीं हाईकमान किसको हेलीकॉप्टर से उतारेगी जी, अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते। बरवाड़ा की जनता को ये तो बस एक नाम है, पैनल में ये आ गया वो आ गया, और दरअसल इनमें से आधे लोग तो इस हल्के की ही नहीं है जी। आपको क्या लगता है कौन मजबूत उम्मीदवार है यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं। आगे आ जाइए, आगे आइए। इनमें से कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं जो मजबूत हो इनमें जी। और रही बात दूसरी, जो भाई साहब ने बताया, सही बात यही है जी।
मतलब बाहरी हैं। आपको क्या लगता है कौन मजबूत उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ? बीजेपी में कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट है ही नहीं। जी, आपको क्या लगता है? बीजेपी के विरोधी। हाँ जी, हम तो बीजेपी के विरोधी हैं। आपको क्या लगता है? अभी तक तो सारे ही मजबूत हैं, जो टिकट लेके आएगा। जी, टिकट लेके आए। आपको क्या लगता है कौन मजबूत? बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट हैं, सारे मेहनती संघर्ष यहाँ से सब दिख रहे हैं, लेकिन पता तब चलेगा जब वो टिकट को ले पाएंगे। इसमें जी, किसको टिकट मिलती है, बीजेपी बड़ा अपना तरीके से देगी। जी, तरीके से देगी। आपको क्या लगता है? अभी ये नहीं कह सकते। क्या लगता है कौन मजबूत? तो भैया हाईकमान जो देगा जिसको मिलेगी बस टिकट तो। जी, हाई कमान जो देगा। आपको क्या लगता है कौन मजबूत चेहरा है? क्योंकि आप पत्रकार हैं बरवाला से, तो निश्चित रूप से आपकी नजर में कौन मजबूत उम्मीदवार है? देखिए, मैं इसमें ये बात बताना चाहूँगा भाई, भाजपा हाईकमान के बाद की तो बाद की बात है। उससे पहले अगर देखा जाए तो संघ की चलेगी। आपको भी पता है आरएसएस जिसे चाहेगा उसे ही टिकट दी जाएगी और उसी के ऊपर मोहर लगेगी। वो प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, जिन जो आपने अभी नाम बताए हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। फिलहाल बरवाला से अगर ये प्रॉपरली जो है और कुछ हो सकता है, भारी उम्मीदवार के ऊपर भी अगर हाईकमान मोहर लगाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, आपको क्या लगता है कौन मजबूत है? मजबूत तो सारे हैं जी, टिकट लिया हुआ वही मजबूत सा है जी, जो टिकट लेगा वही मजबूत है। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है तमाम जो नाम बताए गए हैं बीजेपी की तरफ से क्या रहेगा? देखिए अजय जी, चुनावी मौसम है। आज जो उम्मीद दावेदार एक पार्टी के हैं, कल हो सकता है वो दूसरी पार्टी के से दावेदारी ठोक के टिकट ले आए। तो कुछ भी अभी निश्चित तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता जी। आज कोई किसी पार्टी के लिए दावेदारी कर रहा है, जोगीराम सिहाग रातों रात जननायक जनता पार्टी की टिकट लेकर के उम्मीदवार बन गए, विधायक भी बन गए। तो इस बात का भी भविष्य के गर्भ में है। ये चीज़ बड़ी मुश्किल है कहना कि कौन टिकट लेके आएगा या कौन मजबूत होगा। अभी बहुत मुश्किल है ये बात। जी, बहुत मुश्किल है। वहीं अगर हम बीजेपी के बाद आईएनएलडी की बात करें तो आईएनएलडी की तरफ से मंगतराम बुरा यहाँ से टिकट के दावेदार है। वहीं अगर हम जेजेपी की बात करें तो जेजेपी की तरफ से अनिल बाड़किया उखलाना के जेजेपी प्रभारी है, वो यहाँ से टिकट के प्रबल दावेदार है। वहीं अगर हम बात करें बीएसपी की, क्योंकि इनेलो का बीएसपी के साथ गठबंधन है, तो यहाँ से देशराज वर्मा जो है वो टिकट के दावेदार हैं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि ये जो सीट है वो अगर बीएसपी के खाते में जाती है, गठबंधन के खाते में जाती है, तो ये जो नाम है, ये जो चेहरा है, ये टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों की, तो कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदारों में काफी सारे नाम है, काफी सारे ऐसे चेहरे हैं जो आपकी बार बरवाला विधानसभा क्षेत्र से अपनी टिकट आजमाना चाहते हैं। तो तमाम नामों की अगर हम चर्चा करें बरवाला विधानसभा क्षेत्र से, तो उसमें रामनिवास घोडेला पूर्व विधायक हैं, और हालांकि पिछली बार इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों में शामिल है। तो रामनिवास घोडेला पूर्व विधायक यहाँ से टिकट के दावेदार हैं। उसके अलावा भूपेंद्र गंगवा जो है वो यहाँ से टिकट के दावेदार है, पूर्व प्रत्याशी वह पूर्व चेयरमैन है यहाँ से। और उसके अलावा अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों में अगले नामों की, तो करसन सातरोड़ यहाँ से टिकट के दावेदार है। वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं, पूर्व जिला पार्षद रहे हैं, और हल्के के सबसे बड़े गांव सातरोड़ से आते हैं, शैलजा के गुट में ये शामिल है। उसके बाद अगर हम बात करें सितेंद्र साहान की, सितेंद्र साहान यहाँ से टिकट के दावेदार हैं। तेजवीर पुनिया यहाँ से टिकट के दावेदार हैं। राजेश संदलाना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर है, जो बड़ी लोबी है कांग्रेस की, उसमें इनका दबदबा है। राजेश संदलाना भी यहाँ से टिकट के दावेदार हैं। और विजेंद्र पुनिया, माफ कीजिए, विजेंद्र पंघाड़िया जो है पूर्व सरपंच व नंबरदार है, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं। और राजबीर सिंधु, हालांकि पहले इन्होंने नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, अब ये बरवाला विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं नारनौंद हल्के से। और इसके अलावा राजेंद्र सूरा जो है वो कांग्रेस पार्टी के तमाम हरियाणा लेवल के जो कदावर नेता है उनमें अपनी पैठ रखते हैं, वो भी बरवाला विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार हैं। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बरवाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार कौन नजर आते हैं। पहली बात तो सर ये है, जो आपने नाम बोले हैं उनमें से
80% तो सारे बाहर के कैंडिडेट हैं जी। और सबसे अगर इनमें मजबूत की बात करें और मेहनत की बात करें, जिन्होंने पार्टी के लिए, कैडर के लिए काम किया है, तो वो है कृष्ण सातरोड़ जी। उन्होंने जब वो पिछली बार जिला पार्षद थे, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी पार्षद के जितने गांव आते हैं उनमें भी बड़ा अच्छे से योगदान दिया उन्होंने। गांव में जो इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं और पार्टी के लिए लगातार 20 साल से 22 साल से काम कर रहे हैं, और ये नहीं है पार्टी से बाहर जाके कोई काम किया है। और सबसे मजबूत बात ये है जो उनका गाँव है, सबसे बड़ा गाँव है बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो लगभग बरवाड़ा शहर के बराबर मानते हैं उसको वोट की उसमें काउंटिंग में जी। और सबसे अच्छी बात, एक युवा के नाते बिल्कुल ग्रामीण परिवार जी, युवा के नाते ग्रामीण परिवार से संबंध रखते हैं। लेकिन कांग्रेस के नामों के साथ साथ एक नाम पे और साथ ही साथ हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें, एक चेहरा पिछले कुछ समय से बरवाला की राजनीति में काफी उथल पुथल मचाए हुए है और वो नाम है संजना सातरोड़ का। जहां कहीं भी देखो उनके नाम के ऊपर चर्चा की जा रही है। हालांकि उनकी तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जहां कहीं भी उनको मौका मिलेगा वो चुनाव लड़ेगी। किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं, बल्कि वो खुद भी चुनाव लड़ सकती है। अगर पार्टियां मौका देती हैं तो ठीक है, नहीं तो हर हाल में वो चुनाव लड़ेगी। उनका खुद का विजन है, उस विजन के तहत उनके नाम के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जी, क्या लगता है इन तमाम नामों में कौन यहां से प्रबल दावेदार हो सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला? निर्दलीय में तो एक ही चेहरा है जी, ठीक है, लेकिन वो हाईकमान के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो कांग्रेस है जी, स्पष्टीकरण है कि पब्लिक जिस देश की प्रजातराई मान कर रही हो, तो बदलाव तो स्पष्टीकरण है जी, बदलाव तो होगा। लेकिन रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के अंदर भीड़ है और वो बड़े से बड़े अधिकारी अब पासा पलट गए और कांग्रेस में आ गए जी। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जो आदमी 15-20 सालों से हमारे बीच में है जी, ठीक है, वो चेहरा नहीं, नाम नहीं भाई, वो तो चेहरा भी बताएंगे, लेकिन वो नाम तो कुछ और लगाए हुए हैं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे बीच में रहते हैं, हमारे भाई जी। हैं। फिर भी क्या लगता है कौन है? अरे दो ही चेहरे हैं जी, रामनिवास घोडेला और ये जो भाई संदलाना से है, राजेश भाई जी, ये हमारे बीच में रहते हैं। नाम संदलाना है, लेकिन काम बहुत अच्छे से करते हैं। काम अच्छे करते हैं। आपको क्या लगता है कौन मजबूत चेहरा है? पता नहीं कौन सा, पता नहीं, इनमें से आपको क्या लगता है? देखिए, वो भाई ने बिल्कुल ठीक है, कृष्ण सातरोड़ ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। राजेंद्र सुरा भी ठीक है, उन्होंने भी हल्के में घूम रहे काम कर रहे हैं, पूरा चेयरमैन भी रहे हैं वो जी। मतलब आपको क्या लगता है कौन इनमें मजबूत चेहरा है? मैं तो कांग्रेस यूथ में था भाई साहब जी, उस टाइम कृष्ण सातरोड़ की मदद करी थी और बढ़िया लड़का लगा, उससे उस समय से ठीक बर्तन लग रहे अपने गलत जी। बस अब आपको क्या लगता है? इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए प्लीज। प्रधान जी, बदलाव जरूरी है जी। हाँ जी। तो कौन चेहरा हो सकता है? टिकटा पे सब सौदा नहीं, आपको क्या लगता है कौन मजबूत रहेगा? हाईकमान पे है जी, हाईकमान पे बात है, लगता है पढ़ी पढ़ाई भाषा बोल रहे हैं जी। आपको क्या लगता है? हमने तो यो लगा है जी, बरवाड़ा में 15-20 साल तक ये सेवा कर रहा है। राजेश संदलाना AIC का और PCC का मेंबर है जी, और कोरोना की टाइम पे भी इसने बहुत मदद करी है जी, और बढ़िया लड़का है। कोई आधी रात में फोन कर दे तो उसे टाइम काम के लिए पूरा प्रयास करा है, तन मन धन से करता है, निस्वार्थ भावना है जी। जब उनके पास धन भी है तो फिर क्या जरूरत है राजनीति में आने? वो समाज सेवा करना चाहता है, धन की तो उसने जरूरत है कोई ना, किसी खर्चा लवांदा 5 रुपये भी जी, बिल्कुल एक तो समाज सेवा करना चाहते हो, वो समाज सेवा पहले से ही कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है? पहले से कर रहे हैं, फिर थोड़ी मोटा माल कमाना नहीं, पावर हाथ में आना जरूरी है भाई साहब, अधिकारी मानते जी। पावर, आपको क्या लगता है कौन मजबूत चेहरा है? राजेश संदलाना यहाँ से राजेश जी। आपको क्या लगता है कौन मजबूत चेहरा है? रामनिवास घोडेला। रामनिवास घोडेला, आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल है जी, जो पहले से पार्टी का मेंबर है, लगातार अच्छे काम कर रहा है, तो भाई राजेश संदलाना को हम चाहेंगे अगर वो जी। बिल्कुल राजेश संदलाना। आपको क्या लगता है कौन मजबूत चेहरा? सातरोड़ भाई, कृष्ण सातरोड़। कृष्ण सातरोड़, आपको क्या लगता है कौन मजबूत चेहरा रह सकता है यहाँ से? देखिए, अगर मैं बात करूं बरवाला विधानसभा क्षेत्र की, तो बरवाला विधानसभा क्षेत्र को अगर बात करी जाए, HR 80 देने वाला जो बंदा व्यक्ति है, जिसने विकास के नाम पे HR 80 बरवाला को मंडल बनवाया जी, कॉलेज का नाम दिलवाया, ये मदन लाल ढींगड़ा पार्क भी उन्हीं की देन है जी, जिनका नाम है पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी। देखा जाए, अगर बरवाला की बात की जाए, अगर मैं ये खुद नहीं कहता, ये मेरी वर्डिंग नहीं है, आप लोगों से जाके कहीं भी सर्वे के आधार पर पूछोगे ना,
तो एक नाम रामनिवास घोड़ेला का ही आएगा। जी, जो आपको क्या लगता है कौन मजबूत चेहरा है? मजबूत सारे दो हजी रामनिवास घोड़ेला और राजेश संतराणा जी, दो ही नाम है। दो ही नाम है जी, दो ही नाम है। लेकिन तमाम लोगों से एक और सवाल हम ले लेते हैं कि आखिरकार अभी तक बरवाला का विकास क्यों नहीं हुआ? तमाम लोगों की तरफ से ये दावा किया गया था, ये बात कही गई थी कि हम बरवाला को विकास के क्षेत्र में गंगा बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर क्यों नहीं हुआ? इसका मेन रीजन तो रहा है जी बरवाड़ा की जनता है। जो जी जनता कभी भी विधायक से सवाल नहीं करती कि आप ये काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। यहाँ विधायक आता है, विधायक बनने के बाद अपना पैसा कमाता है और चला जाता है। ऐसा ही रामनिवास घोड़ेला के टाइम में हुआ था, ऐसा ही अब हो रहा है। और पीछे जो भी लोग आए थे, यानी पार्टी के अलग यहाँ बीजेपी थी और कैंडिडेट दूसरी पार्टी का था, इस वजह से भी विकास नहीं हुआ। बाकी विकास के नाम पे तो बरवाड़ा में आज तक अगर आप देखो गलियाँ हैं, सीवरेज है, कुछ भी नहीं है। आप किसी पूरे मोहल्ले में जाके किसी मोहल्ले में चले जाओ, आप गली क्रॉस नहीं कर सकते। सीवरेज का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। ये तो पिछले 2-3 साल से यहाँ बारिश नहीं हो रखी, वरना आपको अपनी आंखों से अभी भी हाल देख सकते थे। बाकी जो विकास की बात कर रहे हैं, ये पार्क की बात कर रहे हैं, ये तो टाइम के हिसाब से मान ले हर शहर को, हर गांव को, हर गली को ये चाहिए। विकास तो मिलेगा। बाकी अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे वो लोग? जी बिल्कुल, पैसा कहाँ से कमाएंगे? जी दोबारा नहीं बनता भाई, एक बार ही मौका मिला अटके बनाए नहीं। जी ये बात सही बोल रहे हैं बस। जी क्या लगता है? विपक्ष के बनेंगे ज्यादातर तो जी, वो क्यों विकास नहीं हो पाया? ये बात बिल्कुल सही कही मैंने। देखो कांग्रेस का भी बन लिया, इसमें जेजेपी का बन लिया, INLD का बन लिया। अब की बार बीजेपी ने जिता देगी नहीं, लोग इनका विकास होगा। जी बीजेपी को जिता दीजिए आप। ना जी बीजेपी को बदलाव चाहो जी, किसान ही माटी न कूट दी, शिक्षा नीति ये नहीं बना दे। जब जो मान ले विकास कार्य करवाओ, नौजवान छोरा आगे बढ़ा नहीं समाज सेवा के लिए, उसने ये दाबने की कोशिश करा, झूठे पर्चे दर्ज करवा दे। ये तो बहुत भ्रष्टाचार है। देखिए भ्रष्टाचार ही बता रहे हैं तमाम। ये मैं कह तो रहा ना, जो मौजूदा MLA है, मौजूदा नुमाइंदा जो इन्होंने जिताया है, वो किस पार्टी का है? सारे जितने SDO, JE, तहसीलदार सब उसी के अंडर तो काम करते हैं, उसी के तो मानने के। जो 60-60 अफसरां कर लेगा तो विकास कार्य कहाँ से होंगे? विकास कार्य तो तब होंगे जब यहाँ कोई ऐसा आएगा जो कैरियर नहीं बनाएगा, जो समाज सेवा की इच्छा रखता होगा, जिसकी इच्छा शक्ति होगी कि भाई कुछ मेरा जो परिवार है, ये मेरा जो ये 1 लाख आप। जी बिल्कुल। क्या विकास क्यों नहीं हुआ? विकास यहाँ MLA मंत्री इनकी वजह से नहीं होता। जी क्यों विकास नहीं हुआ? भाई बोल रहा था जैसे भाई हम सवाल नहीं पूछ रहे। MP में आपने देखा होगा इलेक्शन में किसानों ने खूब विरोध किया, सवाल पूछे। अब कहाँ थे जब किसानों का लठ लगे थे, उन पर केस हुए थे। अब भी यही हाल होगा इनका। अब भी यही हाल होगा। जी यहाँ लगभग सरकार के एंटी MLA बनते रहे हैं जी, इस कर करीब थोड़ा विकास कम हुआ है जी। एंटी विधायक बनते रहे। MLA कोई भी बनो, लेकिन जनता तो उन्हें जो यहाँ से विजय हुआ उनकी है जनता तो जी, उन्होंने उनको जिताया है। तो MLA ने अपना पूरा प्रयास करना चाहिए उस काम के लिए, लेकिन फिर भी सरकार का एक नज़रिया होता है उसको देखने का कि कौन MLA कितना काम कर रहा है जी, तो उसमें अपना सरकार पूरा रोल कर सकती है। लेकिन इसमें सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं दिखाया कि भाई ये MLA अगर JJP का है तो उन्हीं की पार्टी में उनका गठबंधन था तो काम करवा सकते थे, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करवाया उन्होंने। लेकिन अब भी अगर यहाँ जनता चाहती है बदलाव के साथ में, अगर कांग्रेस पार्टी से बढ़िया कैंडिडेट अगर बनता है यहाँ से, भाई राजेश संतराणा जी आते हैं जी बिल्कुल। क्या लगता है काम क्यों नहीं हुए? भाई जितने MLA हैं इन्होंने अपनी जेब पर ज्यादा ध्यान रखा है, जनता का कम रखे है जी। विकास कुछ भी नहीं हुआ जी बरवाड़ा में। 15 मिनट की बारिश हो जाए, पानी भर जाए। नहीं, अभी आपके सामने ये विकास गिनवा रहे थे कि ये विकास हुआ, ये विकास हुआ। हाँ, कुछ भी कोई भी MLA आओ, काम जरूरी करना जी। क्यों विकास नहीं हुआ? विकास का जो मैं बता रहा हूँ, फिलहाल जो मेन मुद्दे हैं वो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो उसमें कोई ना कोई कारण किसी न किसी वजह से रह जाता है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ विकास? विकास तो नहीं, ऊपर सरकार को नीचे और बन रहा है MLA जी। कहीं ना कहीं जो विपक्ष का विधायक यहाँ से बनता रहा है, इस वजह से बरवाला विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हुए हैं। चलते चलते हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। प्रदीप जी, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमने देखा कि कहीं पे आमने सामने का मुकाबला था बीजेपी और कांग्रेस का, और कहीं पे त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिला। तो क्या लगता है बरवाला विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला कैसा रहेगा? क्या त्रिकोणीय मुकाबले के आसार लग सकते हैं? क्योंकि पहले यहाँ से JJP का विधायक बना, उससे पहले INLD के विधायक यहाँ से बने।
देखिए अजय जी, पहले तो कुछ साथी जिन्होंने ये कहा कि यहाँ से विपक्ष का विधायक बनता रहा है, मैं समझता हूँ कि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है जी। 2005 में यहाँ से रणधीर सिंह विधायक बने जो कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जी। उसके बाद यहाँ से रामनिवास घोडेला सत्ता पक्ष से बने और वर्तमान विधायक भी 4.5 साल तक सत्ता में साथ थे जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से विपक्षी दलों के विधायक बने हैं। और जहाँ तक बात कही आपने त्रिकोणीय संघर्ष की, वर्तमान में जो चुनाव आने वाला चुनाव जो होगा उसमें मैं त्रिकोणीय संघर्ष की कोई उम्मीद नहीं देखता हूँ, क्योंकि जो चुनाव होगा वो बीजेपी के पक्ष का या बीजेपी को हराने का चुनाव होगा। मैं समझता हूँ कम से कम आने वाले चुनाव में तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह यहाँ पे मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती है जी। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार जो है वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों की जुबानी हमने आपको सुनवाया कि बरवाला विधानसभा क्षेत्र में कौन सी वो बड़ी समस्याएं हैं और किस नेता ने अभी तक यहाँ का समाधान करने की कोशिश की है और कौन आने वाले समय में बरवाला का विकास कर सकता है। हालांकि तमाम नेताओं की तरफ से दावे किए जाते हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार बरवाला विधानसभा की जनता किसको सिर आंखों पर बिठाती है, किसको पार्टी टिकट देती है और कौन यहाँ से जीतकर विधानसभा में जाता है और क्या जनता की समस्याओं का समाधान करने में वो कोई अपनी महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभा पाएगा। यही बरवाला की जनता जानना चाहती है। आपको क्या लगता है, ये जो तमाम नाम बताए गए हैं, इनके अलावा कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नेता जो आपको लगता है कि बरवाला विधानसभा चुनाव से आपकी बार जीत हासिल कर सकता है, वो मजबूत है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही साथ आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लेकर भी आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के साथ और आपको बताएंगे कि वहां के राजनीतिक और सामाजिक हालात कैसे हैं और वहां के जातीय आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। दीजिए तब तक के लिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार।